So hello guys, this is the continuation of the last video. तो लास्ट लेक्चर में हमने पेपर 1 2017 का सेक्शन 1 किया और इस सेक्शन में वी डिड मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आज हम करेंगे इसी पेपर का सेक्शन 2 जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस कंटेन करता है। तो न्यूमेरिक इंटीजर जो भी बोल लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को भी देखते हैं आज, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है कैसा है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे थोड़ा बहुत आप जब पेपर अटेम्प्ट करें तो आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लिया करिए, ये भी एक अच्छी आदत होती है। 0 to 9 सिंगल डिजिट इंटीजर में क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होगा ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए, तो ये क्या कह रहा है। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है मतलब Z आपका 4 हो गया, पर यूनिट सेल 4 एटम है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। With a cell edge of this much is the edge length. If the density of the substance is 8 gram per centimeter cube, then number of atoms present in 256 gram of the crystal is what? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे रेट करें, ये मेंस लेवल का सवाल है यार, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मेंस लेवल क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक्चुअली में आपको देखो क्या बताना है कि 256 ग्राम में कितने एटम्स हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, है ना। अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, और आपको बिल्कुल फॉर्मूला जो है वो पता है। क्या फॉर्मूला यूज करते हो आप, और बहुत इजीली डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। मास अपॉन वॉल्यूम से ही बना हुआ ये फॉर्मूला है और आप इसको यूज करते हैं। तो डेंसिटी गिवन इज एज पर द क्वेश्चन 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा बहुत यूनिट का ध्यान दे लिया करिए अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो, ठीक है। कभी कभी यूनिट्स की वजह से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। Z 4 है, मोलर मास मुझे चाहिए, एवोगैड्रो नंबर Na है, ए क्यूब, ए जो दिया हुआ था 400 पाइकोमीटर्स दिया हुआ था, मुझे सेंटीमीटर्स में चाहिए। 400 इंटू 10 की पावर -12 मीटर्स, ये हो गया आपका पाइकोमीटर्स में। एंड दिस कैन बी रिटन एज 400 इंटू 10 की पावर ऑफ -10 सेंटीमीटर्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ऐसा है, जिसको मैं 4 इंटू 10 की पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर्स भी लिख सकता हूं। तो ये एक्चुअली में अब मुझे करना होगा इसका क्यूब। सो 4 क्यूब इज 64 इंटू 10 की पावर ऑफ -24, कुछ ऐसा आएगा। और यहां से मैं m निकाल सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ Na ही निकालो, ठीक है। अब Na को रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन टर्म्स ऑफ Na यहां पर m को निकालते हो तो क्या मिलेगा। इट इज 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 इंटू Na इंटू 10 की पावर ऑफ -24। फाइन, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करनी है आपको। डिवाइडेड बाय 4, सो दिस इज सिंपली 2। सो यहां पर m आ गया है आपका 128 इंटू Na इंटू 10 की पावर ऑफ -24। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। आपको क्या बताना है कि 256 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे। तो एक मोल का मास पता चल गया है, कुछ ऐसा है। सो नंबर ऑफ मोल्स
in 256 gram of the substance will be, moles चाहिए, given mass is 256 and molar mass given is, sorry, मोलर मास जो हमने निकाला है 128 इंटू Na इंटू दिस 128 इंटू Na इंटू 10 की पावर ऑफ -24। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए इतने, एंड दिस इज नथिंग बट, ये तो 2 से सीधे सीधे कट रहा है, सो 2 अपॉन Na इंटू 10 की पावर ऑफ -24। अब आप ये -24 को ऊपर ले आएंगे तो 10 की पावर ऑफ 24 हो जाएगा, एंड देन दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो आप एवोगैड्रो नंबर से इनटू कर देंगे, सो दैट Na कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर ऑफ 24। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना था n इंटू 10 की पावर ऑफ 24, इससे कंपेयर करें तो n की वैल्यू 2 है। मतलब ये मैंने पहले ही क्वेश्चन पढ़ते साथ ही बोल दिया था कि ये क्वेश्चन मेंस लेवल का सवाल है, उससे ऊपर का नहीं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर इज 2। तो देखो हर साल पेपर में आपको 4-5 सवाल ऐसे मिलेंगे जो मेंस लेवल के होंगे। अगर आपने नॉर्मली एनसीईआरटी भी ठीक ठीक से पढ़ी है, आप 4-5 क्वेश्चन हंस के बना सकते हो। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए थोड़ा सा अगर आपके पास स्मार्टनेस भी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि आप कहीं से भी उठा के कोई भी चैप्टर पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ज्ञान देते हैं ना जब आपको कि यार अच्छा ये चैप्टर पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। आपको पढ़ना तो प्रॉपर प्रोसेस से ही, मतलब आपको पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना प्रॉपर प्रोसेस से। बट आप अगर मेंस लेवल तक भी ठीक ठीक से पढ़े हो, समझ रहे हो, पढ़ो आप सभी। जब ये बोला जाता है कि यार थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मत करो थर्मोडायनेमिक्स, इसका ये मतलब नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स आपको पूरा छोड़ देना है। आपको पता ही नहीं है डेल्टा जी क्या है, आपको डेल्टा एच पता ही नहीं है क्या है, ऐसे नहीं। पढ़ो, मेंस लेवल के लिए पढ़ लो, समझ रहे हो। इवन कुछ चैप्टर्स अगर आपको एकदम ही सता रहे हैं तो आप बोर्ड्स लेवल के लिए पढ़ लो, लेकिन उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। आप सोचेंगे 2 महीने में मैं 5 चैप्टर उठाता हूँ, 5 चैप्टर पढ़ के फिर आप गंदी सी मैथमेटिक्स लगाओ, 5 इंटू 4 ऐसा ऐसा करके 20 नंबर इसमें ले लूँगा, ऐसा ऐसा ले लूँगा और मेरे 70 नंबर आ जाएंगे, कहीं से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पढ़ना आपको प्रॉपर पड़ेगा। इवन इस क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इसका आंसर 2 है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं था। ठीक है, सिंपल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लग रहा है, चलिए देखिए। सो द कंडक्टेंस ऑफ अ 0.this मोलर aqueous solution of a weak monobasic acid was determined, conductance was determined, conductance मतलब G, by using a conductivity cell of a platinized platinum electrode. The distance between the electrodes, ठीक है, मतलब ये G स्टार की वैल्यू दिया हुआ है इसने, L by A, that is L by A की वैल्यू दिया हुआ है 120 by this, तो this is 120 per centimeter, this is your G star. The conductance of this solution was found to be this much Siemens, so this is 5 into 10 की power of -7 Siemens. pH of the solution is 4. okay, pH की भी बात हुई और pH की बात हुई है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। चलो ठीक है, थोड़ा बेहतर है क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बेहतर है ना। चलो लगाते हैं कुछ दिमाग। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा m डिग्री ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक एसिड। अच्छा, वीक मोनोबेसिक एसिड है यहाँ पर, आप HA जैसा इमेजिन कर लो। इन एक्वस सोल्यूशन इज,
अब ये z की वैल्यू बतानी है, मतलब हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा m डिग्री इज व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन फॉर HA। थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको एक बार पढ़ने से, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ये कंडक्टिविटी सेल है जिसका सेल कांस्टेंट बता दिया गया है, G स्टार बता दिया गया है, इट इज 120 पर सेंटीमीटर। साथ ही साथ ये बोला गया है कि इसमें एक वीक एसिड को डाला गया है और ये वीक एसिड की मोलारिटी है 0.0015 मोलर। ये इस वीक एसिड की मोलारिटी है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसको डाला गया है और उसकी फिर कंडक्टेंस मेजर की गई है। एक्सपेरिमेंटली रेजिस्टेंस मेजर की जा सकती है, फिर उससे कंडक्टेंस 1/R करके कैलकुलेट कर दिया होगा और करके वो बता रहा है कि ये इतनी वैल्यू है कंडक्टेंस की। चलो बढ़िया है, कंडक्टेंस भी इन्होंने बता दिया, इट इज 5 × 10⁻⁻7 सीमेंस, 5 × 10⁻⁻7 सीमेंस, ये बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि pH 4 है और हम ऐसा मान लेंगे कि वहाँ इस वीक मोनोबेसिक एसिड के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि सीधे एक्वा सोल्यूशन ऑफ दैट बोला है, तो कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, कुछ नहीं, प्योर वीक मोनोबेसिक एसिड ही है वहां पर। ये स्पष्ट हो रहा है क्वेश्चन से, ठीक है। और आपको उसका लैम्डा m डिग्री बताना है, और लैम्डा m डिग्री के लिए आप ये बात समझ रहे होंगे कि pH अगर इन्होंने बोल दिया है 4, you might be knowing that kappa, that is conductivity, is actually G into G star। तो ये तो कैलकुलेट हो गया कापा कैलकुलेट। मैं भी कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा, भले थोड़ा टाइम लगे, कैलकुलेटर से कर लेंगे, पहले बस एक ब्रीफ तो ले लें करना क्या है। तो कापा आ जाएगा बेटा, और अब उसके बाद pH 4 दिया हुआ है, मुझे चाहिए लैम्डा m डिग्री। आपको बिल्कुल ये बात पता होगी that alpha, that is degree of dissociation for weak monobasic acid, is actually the ratio of lambda m at that concentration upon lambda m degree. Lambda m degree being the constant because it is the molar conductivity at infinite dilution. So at a particular concentration, that weak monobasic acid must have dissociated to certain extent, and that extent can be calculated by calculating this ratio, and this is called degree of dissociation alpha। ठीक है, अभी सॉल्व करने को तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा समझ के करते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये अल्फा आप यहां से देख सकते हैं। तो अभी आप ये समझिए, आप लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन निकालने के लिए भी आपके पास तरीका है। क्या है? लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन निकालने के लिए यू हैव कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। अगर ये मोल पर लीटर में दिया हुआ होता है और कापा जो है वो सीमेन पर सेंटीमीटर में होता है, जो कि है बिल्कुल सीमेन पर सेंटीमीटर में होता है, तो आप 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स के हिसाब से। तो बेटा यहां से हम निकाल लेंगे लैम्डा m। ठीक है सर, लैम्डा m तो यहां से निकाल लेंगे, बट अभी तो ये भी अननोन है। हाँ, लेकिन आपके पास pH पता है तो आपको कहीं ना कहीं अल्फा पता चल जाएगा। कैसे? चलो देखो, HA इज एक्चुअली H प्लस प्लस A माइनस, H प्लस प्लस A माइनस। अभी आप यहां पर ये करते थे C इज द कंसंट्रेशन, सपोज C माइनस C अल्फा, दिस विल बी C अल्फा, दिस इज C अल्फा। ये इक्विलिब्रियम पर कुछ ऐसे कंसंट्रेशंस हो गए इन आयंस के, दीज आर एट इक्विलिब्रियम। सो यूजिंग दिस अब आप क्या कर सकते हो, आप बहुत क्लियर कट H प्लस इज एक्चुअली C अल्फा, आपको और कुछ नहीं करना, H प्लस इज सिंपली C अल्फा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं C अल्फा इज 10 की पावर ऑफ -4, C अल्फा इज 10 की पावर ऑफ -4, यस बिल्कुल कर सकते हैं। एंड C की वैल्यू भी आपको पता है, विच इज 0.015 जो भी है, तो अल्फा क्या आ जाएगा 10 की पावर ऑफ -4 अपॉन 0.0015। मैं एक बार कंसंट्रेशन की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, हाँ 0015। तो यहां से चलो मेरा अल्फा आ गया
तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 10 की पावर -4 अपॉन ये हो गया 15 इंटू 10 की पावर ऑफ -4, 10 की पावर ऑफ -4, तो ये कैंसिल हो गया और ये मेरे को वैल्यू मिल रही है 1/15 फॉर अल्फा। अल्फा मेरा इधर से आ गया। अभी मुझे यहां से कैलकुलेट करना है ये कापा, तो कापा इज जी इंटू जी स्टार, मैं यहीं डालता हूं वैल्यू, ठीक है। सो लेमडा एम क्या आएगा, देखो लेमडा एम एट एनी कंसंट्रेशन कापा दैट इज जी इंटू जी स्टार। अब जी की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -7 इंटू 10 की पावर ऑफ -7, जी स्टार 120 पर सेंटीमीटर, तो ये हो गया सीमेन पर सेंटीमीटर, सीमेन पर सेंटीमीटर इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, सो इंटू 10 की पावर ऑफ 3 अपॉन मोलैरिटी which is 0.0015. So this is your lambda mc, this is your alpha. Now we have to find lambda m upon lambda m degree is equals to alpha. So if I need to get lambda m degree, I will write it as lambda m upon alpha बस. So this is your lambda m अपॉन अल्फा कर लो तो लैम्डा एम डिग्री आ जाएगा. सो लैम्डा एम डिग्री इज, अब लैम्डा एम की वैल्यू मैं लिख देता हूँ फिर से 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -7 इंटू 120 इंटू 10 की पावर ऑफ, अब कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो, ये मैं फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी कर दे रहा हूँ, अपॉन दिस 15 इंटू 10 की पावर ऑफ -4 अपॉन अल्फा. अल्फा इज 1/15, 1/15 that is 1/15, 15 गॉन. कैलकुलेशन देखो उतना ज़्यादा नहीं आया एज एक्सपेक्टेड, कोई कैलकुलेशन हमने नहीं किया, बस हमने बस खोल खोल के लिख दिया है और इजीली हो जाएगा. सो दिस इज 12 इंटू 5 विच इज 60 इंटू 600 इंटू 10 की पावर ऑफ -4 अपॉन 10 की पावर ऑफ -4. ये कैंसिल हो रहा है, इधर 600 वैल्यू आ रही है. कैसे एक्सप्रेस करना है, z इंटू 10 की पावर ऑफ 2 में एक्सप्रेस करना है. तो 600 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 6 इंटू 10 की पावर ऑफ 2, तो z को रिपोर्ट करना कैसे है 6. तो ये आपका आंसर है. मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, एक सिंपल. देखो अब इस क्वेश्चन में भी देखो आप क्या है. अब आप बोलोगे मैं आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे डर लगता है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा. अबे आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज ही कितना है, ये स्कूल लेवल आयनिक इक्विलिब्रियम है, समझो मेरी बात को. ये स्कूल लेवल आयनिक इक्विलिब्रियम है कि H+ वीक मोनोबेसिक एसिड से C अल्फा आता है, बस उतना ही तो यूज किए. क्या यूज हुआ है बताओ, क्या यूज हुआ है, कुछ भी नहीं. ये सब स्कूल लेवल फॉर्मूलाज हैं. इवन आप बोर्ड के लिए भी पढ़े होगे ठीक से ना चैप्टर को, तो आप बना ले जाओगे क्वेश्चन को. तो कैसे रेट करेंगे हम इसको. पिछला क्वेश्चन वाज इजी, स्कूल लेवल क्वेश्चन था पिछला. दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, बट हाँ बेटर देन बिफोर. पिछले वाले से बेहतर है, बट इसको भी रेट हम इजी ही करेंगे. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी. ओके थोड़ी भी किसी चीज में भी डिफिकल्टी होगी तो मैं बिल्कुल जेन्युइनली बोलूंगा कि हाँ यार ये पोर्शन जो था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था. ठीक है, बिल्कुल मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को नहीं जज कर रहा कि हाँ मेरे लिए आसान है या मेरे लिए मुश्किल है. मैं बच्चों के हिसाब से कर रहा हूं कि जो बच्चा एग्जाम में बैठा है एग्जाम देने, उसके लिए ये उस समय आसान होगा या फिर मुश्किल होगा, ये मैं बता रहा हूं. मेरे लिए तो फिर मैं बोलूंगा यार मैं तो यही सब्जेक्ट पढ़ा ही रहा हूं, 5 साल से यही पढ़ते जा रहा हूं, दिन के 24 घंटे में 12 घंटे की सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए तो चीज़ें बहुत आसान है. तो मैं अपने एंगल से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है. तो समझिएगा मैं बच्चों के एंगल से बता रहा हूँ, बच्चों के एंगल से भी ये क्वेश्चन बहुत आसान है. चलिए अगला क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये केमिकल बॉन्डिंग से सस्ता क्वेश्चन ही होगा फॉर श्योर. द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज. स्ट्रक्चर्स बनाने हैं यार, और ये स्ट्रक्चर्स आप बहुत इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. TeBr62- टेल्यूरियम बिलोंग्स टू
ऑक्सीजन फैमिली हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ ऐसे इसका शेप बनेगा, बट 2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ गया है। और अगर आपको याद होगा हमने क्लासेस में पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल में होता है। तो ये स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल में होने की वजह से, इस ऑर्बिटल में होने की वजह से इसका जो शेप है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ही रहता है। ये इसके शेप को डिस्टॉर्ट नहीं करता, इसका शेप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ही रहता है। TeBr62 माइनस का स्पेशली पढ़ा है हमने क्लासेस के बीच में। इसी तरह से XeF6 जब हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि वो 3 स्ट्रक्चर्स के डायनेमिक इक्विलिब्रियम से उसको एक्सप्लेन किया जाता था, नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट आ जाती थी, और उस वजह से हमने उसको एक्सप्लेन थोड़ा अलग तरीके से किया था। ये भी कहा था कि XeF6 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉर्मली आपके VACPR थ्योरी के रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, वो रूल्स को फॉलो थोड़ा सा नहीं करता है। बट हाँ ठीक है, यहाँ इतनी बातें पूछी नहीं गई है, सिर्फ ये बोला गया कितने सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, दिख गया। लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक से पढ़ लिया करो, कभी कभार ऐसा होता है लोन पेयर्स इन दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बोल देता है तो बच्चे हमेशा सेंट्रल एटम का ही देखते हैं, साइड एटम्स में भी लोन पेयर हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सेंट्रल का पूछा है तो यहाँ सेंट्रल का ही बताना है, तो एक यहाँ हो गया। देन Br(F2 प्लस कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, Br 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस मतलब एक कम कर दो तो 6 बचे, 6 में से 2 ने बनाया फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, ऐसे 2 ने बनाया फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, अब 2 और 2 करके 4 बच गए। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 लोन पेयर्स यहां पर आ गए, ये बेंट स्ट्रक्चर हो गया वाटर टाइप Br(F2 प्लस। देन कम्स SnF3, हाँ यहाँ थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगाना पड़ सकता है, SnF3, चलो यहाँ एक और यहाँ 2, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नीचे जगह है क्या, चलो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। SnF3 कैसे बनेगा, SnF3, तो सेंट्रल एटम किसको चूज करोगे, जनरली इट हैज बीन सीन दैट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज चूजन एज द सेंट्रल एटम। तो यहां पर आपका सल्फर ही सेंट्रल एटम है, और नाइट्रोजन फ्लोरीन ये लोग बॉन्ड कर रहे हैं इसके साथ, तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस, एंड फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे, तो काइंड ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहां पर देखने को मिलेगी। दिस इज योर SnF3। सो हाउ मेनी लोन पेयर्स SnF3 हैव, अरे एक भी लोन पेयर नहीं, इसके पास 2 लोन पेयर थे, इसके पास 1 लोन पेयर था, इसके पास एक भी नहीं है। XeF3 माइनस, अब ठीक है यार, Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, बट माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐसे आप बना लो हाइपोथेटिकली, और फिर 3 फ्लोरीन लगा लो, तो आप बिल्कुल पा रहे हैं कि ये क्या है। दिस इज काइंड ऑफ 1 2 3 4 5 6, ओके, सो दिस इज, ठीक तो काउंट किया है ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो दिस इज AB3L3 kind of situation, and here you are getting 3 lone pairs, XeF3 minus 3 lone pairs on central atom you have, and यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 + 2 + 1। द करेक्ट रिपोर्टेड आंसर सम बताना है, तो द करेक्ट रिपोर्टेड आंसर शुड बी 6, सो करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है, ओके फाइन। इसमें रिपोर्ट क्या हुआ है आंसर, यस इट इज 6। ये क्या है भाई, क्वेश्चन 29, ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी in question 29 in code 1 of paper 1 and the corresponding question all the other codes +3 marks will be awarded to all the candidates for this question। अच्छा ऐसा है क्या, चलो छोड़ो, हमको क्या करना है, क्वेश्चन से मतलब है। सो क्या मिस्टेक है, तो सीधा साधा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो ये MOT का सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे रेट करेंगे, अरे ये भी इजी क्वेश्चन है, क्या ही है ये, स्ट्रक्चर्स क्या है, नॉर्मल VACPR मेंस स्कूल लेवल
VACPR मॉडल से स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। बहुत ही सड़े इंटीजर टाइप आए थे 2017 में, तो मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने सिंपल, है ना। तो अब यहाँ पर हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम MOT डायग्राम आप देख सकते हैं, मतलब आप सिंपली MOT से देख सकते हैं कि हाँ कौन कौन डायमैग्नेटिक है। तो हाइड्रोजन सिग्मा 1s2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो यस ये डायमैग्नेटिक है, दिस इज डायमैग्नेटिक। He2 प्लस, अब He2 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 ऐसा होगा। तो He2 प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, पैरामैग्नेटिक होगा ना। ठीक है, अगला ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा, Li2 लिथियम 2, मतलब ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, ये भी डायमैग्नेटिक होगा। Be2 की बात करी जाए, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सिग्मा स्टार 2s2 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो डायमैग्नेटिक होगा या नहीं होगा। अब यही बात है, शायद इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें अवॉर्ड किया गया है मार्क्स, क्योंकि ये एक नॉन एग्जिस्टिंग स्पीशीज को इन्होंने लिख दिया यहाँ पे ये। तो अब यहाँ पे सर्टेनिटी के साथ तो मैं नहीं बोल सकता कि क्या आंसर करूँ, शायद इसीलिए लिखा है नीचे, शायद बोनस अवार्ड हुआ होगा, क्योंकि Be2 तो एक नॉन एग्जिस्टिंग है। तो नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज इज, अगर मैं ऑन पेपर देखूं तो Be2 क्या होगा, Be2 एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज भाई ये है ही नहीं, तो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है मैं कैसे बोल दूं। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखो कि भाई पेयर्ड है या नहीं है, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो डायमैग्नेटिक है, लेकिन यार ये है ही नहीं, तो डायमैग्नेटिक कहाँ से हो गया। तो ना, मैं तो इसको आंसर नहीं मानूंगा, Be2 को आई विल नॉट काउंट एज एज अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज, क्योंकि वो स्पीशीज है ही नहीं। ओके, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। और डायमैग्नेटिक तो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तब चेक होगी जब वो होगा, वो है ही नहीं तो कहाँ से डायमैग्नेटिक। अच्छा, Be2 की बात जब करी जाए तो Be2 में आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा sp मिक्सिंग हो जाएगी Be2 में, तो अगर sp मिक्सिंग हो गई, शुरू के 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही हो गए, उसके बाद आ जाता है इसमें sp मिक्सिंग की वजह से पाई वाला पहले आ जाता है, याद आ रहा है, पाई पहले आ जाता है, फिर आपका सिग्मा, और फिर आपका पाई स्टार, और फिर अल्टीमेटली आपका सिग्मा स्टार। p ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, ये सभी बच्चे जानते होंगे। तो Be2 में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 8 9 10, तो आपने sp मिक्सिंग को अगर काउंट किया है तो ये पैरामैग्नेटिक आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। C2 की बात करी जाए तो C2 इज द स्पीशीज विच अकॉर्डिंग टू MOT विल एग्जिस्ट and it will contain only pi bonds. Look, because C2 means 12 electrons. Okay, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे, sp मिक्सिंग उसमें भी होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड्स होंगे सिर्फ। ये पाई का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सिग्मा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक होगा, मानता हूं मैं ये डायमैग्नेटिक होगा। तो अभी तक 1 2 3 डायमैग्नेटिक स्पीशीज आई हैं। नाइट्रोजन स्टैंडर्ड है, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन और भर दो, sp मिक्सिंग वहां भी होती है, ये भी डायमैग्नेटिक है। O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है भाई, है ना, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन O2 का जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, चलो मैं इसका भी बता देते हैं। तो यहां पर जब आप O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, sp मिक्सिंग नहीं होती है, आप पाते हैं p के ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं मैं, पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा पाई, फिर पाई स्टार, एंड देन सिग्मा स्टार, ये ऑर्डर आता है। 8 इलेक्ट्रॉन शुरू में आ गए, 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दिस इज O2. पाई स्टार में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, and O2 minus means one more electron has been added. So if one more electron is added, it still has one unpaired electron, which makes it paramagnetic. But if you have peroxide, that is O2 2 minus, then it will be diamagnetic. O2 2 minus peroxide, it will be diamagnetic. ये तो paramagnetic है यार, तो आप यहाँ पे इसको paramagnetic मानेंगे. और F2 में तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेम सीरीज होगी 18 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 16, 17 एंड 18. तो F2 इज सेम एज O2 2 माइनस इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखा जाए तो F2 भी एक डायमैग्नेटिक स्पीसीज होगा. तो क्या करें आंसर, डायमैग्नेटिक जी. ये Li2 क्या आया था, ये भी सिग्मा 1s2. अच्छा, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे अपने, 6 आए थे ना, 6 आए थे. तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, तो ये आया था अपना डायमैग्नेटिक. हाँ, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था. B2 कैसा आया था, B2 में थे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, और 8 के बाद sp मिक्सिंग की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो गया था. ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो गया था, तो दिस इज नॉट द चॉइस, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया था. इसमें डायमैग्नेटिक था, ये बिल्कुल डायमैग्नेटिक. O2 N2 डायमैग्नेटिक था, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक था, नॉट द चॉइस. F2 डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है. ये पैरामैग्नेटिक था, पैरामैग्नेटिक एग्जिस्ट तो कर रहा था ना, He2 प्लस एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि वो 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर है. तो ठीक है, करेक्ट आंसर शुड बी 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 शुड बी द करेक्ट आंसर, 5 इज द आंसर. ठीक है, सस्ता क्वेश्चन है ये भी. MOT इसको कैसे रेट करेंगे, इजी, ये भी इजी है. आप खुद ही एग्री करोगे यार, आप MOT नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अनपेड इलेक्ट्रॉन पकड़ना है. ठीक है, तो इजी. बट स्टिल शायद इसमें लिखा है कि इसमें इस क्वेश्चन में मार्क वो हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, इस वजह से शायद वो B2 की वजह से हुआ होगा, जो भी है क्या पता. ये क्वेश्चन अगर है तो जो मैंने आंसर दिया वो सही आंसर है. ठीक है. Now, among the following the number of aromatic compounds are. ये लाइन तो काफ़ी जानी पहचानी लगती है, बट ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर्स कैसे हैं. चलो देखते हैं, कुछ अगर अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो समझ आता है. एंड दिस इज, ये आपका टेट्राऑक्टीन. तो क्या बनेगा, ये आप सबको पता है, बहुत फेमस हो गया ये कंपाउंड. टप शेप्ड कंपाउंड है, और ये टप शेप्ड होने की वजह से नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर हो जाने की वजह से दिस इज नॉन एरोमेटिक. बहुत फेमस हो चुका है कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक. इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक एंड नीदर इट इज एरोमेटिक. तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक तो नहीं है. आप नॉर्मल हकल्स रूल सबको आता है यार. ठीक है, हकल्स रूल से आप अगर यहाँ पर देखें तो ये फिर से इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, नॉट द चॉइस. बिल्कुल, ये तो क्लासिकल एरोमेटिक कार्बोकैटायन है. सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर है, दिस इज एरोमेटिक. तो ये हमारा चॉइस है. ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक. देन दिस इज 1, 2, 3, दिस इज अगेन एरोमेटिक. ऑड पेयर ऑफ pi electrons, aromatic. This is anti-aromatic, not our choice. This is aromatic, odd pair 1, 2, 3. Now this, अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों से गलती हो सकती है. मैंने आपको एक तरीका बताया है, लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी करके देखा करिए. तो लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी में ये निकल कर आता है, इसमें पक्का गलती हुई होगी. इस वजह से मैं क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा पढ़ा जाता है कि यार मॉलिक्यूल ही नॉन प्लेनर दिखता है, तो बच्चों को लगता है कि अरे यार नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक. लेकिन एक देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं तो जो फ्यूज्ड रिंग्स है ना, इनके लिए हकल रूल नहीं बनाया गया था. हकल रूल एक्चुअली में सिर्फ एक सिंगल रिंग है, उसके लिए काम अच्छे से करता है. फ्यूज्ड रिंग्स के लिए कुछ जुगाड़ काम करते हैं, जिसमें से एक लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरीफेरी वाला जुगाड़ है.
वो आपको मैंने जीओसी के लेक्चर्स में पढ़ाया है। अभी यहाँ पर एक सस्ता एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे दे देता हूँ आपको कि यार देखो, जब दो फ्यूज्ड रिंग हो उसमें से अगर एक रिंग भी एरोमेटिक है तो कंपाउंड को एरोमेटिक घोषित किया जाता है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सर ऐसे घोषित कैसे कर देते हैं सर ऐसे कैसे घोषित कर देते हैं, ऐसे रूल्स बने कैसे? अरे ये रेजोनेंस एनर्जी जो इनकी है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। तो एक लिमिट से ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी जब देखने को मिलती है कंपाउंड में तो हम उसको बोल देते हैं भाई ये तो एरोमेटिक है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही स्टेबिलिटी आ रही है, ये एरोमेटिक है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी देखने को मिलती है। तो जी हाँ, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो अगर एक रिंग भी एरोमेटाइज्ड है तो हम इस पूरे कंपाउंड को एरोमेटिक घोषित करते हैं। नाउ बिल्कुल एरोमेटिक, ओके एरोमेटिक, इसके तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हमने बनाए हैं बहुत सारे। क्या है ये? ये याद करो, फिनेंथ्रीन है ना, ये बेंजीन बनाए थे, फिर दो अगर रिंग्स आ जाए तो अपना ये नेफ्थलीन हो जाता है, फिर तीन सीधी सीधी रिंग है तो फिर ये एंथ्रासीन हो जाता है, और फिर इसी में अगर इस पोजीशन से रिंग बनी हुई है जैसे यहाँ बनी है तो दैट इज फिनेंथ्रीन। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 थे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 थे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 थे, बट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 5 थे। बनाए थे अपन पी क्यू या एक्स वाई करके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। जी हाँ, तो ये भी एरोमेटिक है। तो कितने एरोमेटिक आ गए भाई? एक ये आ गया, 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 1 2 3 4 5। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। 5 एरोमेटिक आ गए। जी हाँ, चलिए ओके। सो अब ये अगला सेक्शन है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई ये तो मतलब बोनस ही था। आपने देखा आज की जो ये वीडियो थी, इसमें जो हमने पांचों छह क्वेश्चंस जो भी किए, ऑल वर वेरी इजी क्वेश्चंस, ऑल वर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो अब बस आप ये देखिए और समझिए कि पढ़ना किस टाइप से है। हाँ यार, पेपर को आपको सही तरह से एनालाइज करके बता रहा हूँ। तो जहां भी आपको ये बोला जाए कि ये चैप्टर छोड़ दो यार, छोड़ दो का मतलब है स्कूल लेवल मेंस लेवल का पढ़ के छोड़ो। ठीक है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम जैसा चैप्टर है, अब उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं लेक्चर्स में। हाइड्रोलिसिस से कैसे अफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें पढ़े हैं अपन। ठीक है, उसके बाद सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन वगैरह वगैरह। मैं नहीं बोल रहा ये नहीं आएगा एग्जाम में, आ सकता है भाई, आ सकता है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपके पास समय की कमी है, तो आप ये टॉपिक्स को स्किप कर दीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो एक सस्ता क्वेश्चन उस चैप्टर से मिल सकता है, क्योंकि वो पढ़ने में आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो वो दिमाग आप अगर किसी और चीज़ में लगाना चाहें सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। और ये बात समझ लेना, मैं आपको जो भी एडवाइस दे रहा हूँ ये आपके भले की एडवाइस होगी। इधर से हवाबाजी करके कुछ भी बोल देने वाला ऐसा कुछ आदत नहीं है कि कुछ भी बोल दिए। ठीक है, जैसे अभी मैं देख रहा था कौन बच्चा कमेंट कर रहा है कि हमारे टीचर ने बोला है आईआईटी जैम और गेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब कैमरा में छोड़ो, क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों के लिए। ज़्यादा कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, समझो यार, लेकिन ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, ये बहुत फालतू बाजी है। जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी आके ज्ञान देने वाले लोग कुछ भी बोलेंगे आपको। ठीक है, तो थोड़े जो इस एग्ज़ाम के एक्सपर्ट्स हैं आप उनकी सलाह लें, इधर उधर छपरी यूट्यूबर्स की सलाह ना लें। ठीक है, जिनको सब्जेक्ट का कुछ नहीं आता है, एग्ज़ाम का कुछ नहीं आता है, बस आके कुछ भी बोलना है। और मैं तो शॉक्ड हूँ कि बच्चे उनको ऐसा बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अरे हाँ हाँ, वो भैया ने बोला है, ऐसा बोला वैसा बोला। मत करो ये सब, ठीक है, बर्बादी तय है अगर आप ऐसा करोगे तो। चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो।